नमस्कार बच्चों। अभी आज के क्लास में हम लोग महाजनपद के आगे की स्टोरी देखेंगे। कल हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़े। 16 महाजनपदों को हम क्रम से बताए थे आपको, और इन्हीं महाजनपदों में जो साम्राज्यवाद के रूप में खुद को स्थापित करता है, अर्थात मगध साम्राज्य, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो कल शब्दावलियां थी, जैसे महाजनपद किसको कहते हैं, महाजनपद महाजनपद तो जब आप आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे शुरू में जन आए थे। जन मतलब कुछ लोगों का समूह। फिर जनपद हुआ था, अर्थात वो जगह जहां पे ये जनजातियां रहती थी, वो भौगोलिक क्षेत्र। फिर उसके बाद जब ये बड़ी हो गई तो ये महाजनपद हो गया। ठीक है, ये हो गया महाजनपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कहते किसको है। और महाजनपद को 16 जनपद जो थे बौद्ध के समय में, उसकी जानकारी यहाँ पे दी जा चुकी है। और फिर देखे होंगे इन जनपदों में कुछ लोग कुछ ऐसे महाजनपद मिले थे जहां पे गढ़ या संघ था, गढ़ या संघ। ठीक है, तो यहाँ पे ओलीगार्की, कहीं कहीं ओलीगार्की ये शब्द मिलता है। ओलीगार्की इसका मतलब होता है समूह शासन। समूह शासन, समूह शासन का मतलब हो गया कि कुछ पुरुषों के द्वारा एक समूह बना करके उसी समूह द्वारा उस राज्य के शासन को संचालित करना। ठीक, राज्य के समूह को संचालित करना, समूह शासन, ये चीजें हुई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन्हीं में से जो हम लोग कल चर्चा किए थे, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, और यही सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, क्योंकि कालांतर में आप देखेंगे कि सारे जो जनपद थे इसी के अंडर में आते चले गए थे। पहले अंग को अपने अंडर में किया था, काशी को अपने अंडर में किया था, फिर इधर अवंती को अपने अंडर में किया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें, ये एनसीईआरटी की क्लास हम 12th की पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री की, और इधर अपनी तरफ से ये कोशिश है कि एनसीईआरटी की बुक्स में जो कुछ भी दिया गया है वो तो बताएं ही यहाँ पे, उसके अलावा भी जो अपेक्षित जानकारी हो वो बाहर से ला करके आपको बताया जाए, जिससे कि वो छात्र जो एकेडमिक में है, अर्थात जो 12th के छात्र हैं, वो तो लाभान्वित होंगे ही, उनकी भी जानकारी में वृद्धि होगी, प्लस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जैसे पीसीएस का हो गया, आरओ का भी जो पेपर होने वाला, एग्जाम होने वाला है, यूजीसी का हो गया, नेट जेआरएफ का जो होता है, या फिर टीजीटी पीजीटी, इन सारे लोगों के लिए यहाँ पे ध्यान में रख कर क्लास चलाया जाए। रही बात 12th का या 11th का, 9th का, 10th का, तो हमारी टीम के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उनके लिए। स्पेशल जो क्लास है, स्पेसिफिक मतलब उसी के विशेष रूप में वो क्लास उनका वहां पे चलेगा, और यहाँ पे उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसका विस्तार देना चाह रहे हैं, विस्तार देंगे तो ये सारे लोगों को लाभ देगा, और लाभ तो वैसे भी देता है, एनसीईआरटी किताब सबके लिए बेहतर होती है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक बताया गया यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें तो महाजनपद को थोड़ा सा बता करके कि महाजनपद कहते किसको हैं, एक दो लाइन बता करके उसके बारे में फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर उसके बाद मगध के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है। फिर मगध के बारे में ना दे करके मगध के और शासकों, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, इनकी जानकारी देने के बजाय ये डायरेक्ट मौर्य साम्राज्य पहुंच जा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो बीच में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनकी भी जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाई जाए और थोड़ी विस्तृत जानकारी आपको मिले। ठीक है, आइए चलते हैं। मगध के बारे में हमने मानचित्र के हिसाब से आपको बताया था कि ये पटना और गया के डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के समय में पड़ता, बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। और अंग जो था वो भागलपुर और मुंगेर वाला था, और जो उसके ऊपर लिच्छवी था वो भी देखे थे मुजफ्फरनगर के बसाड़ में। ठीक है, उसकी जानकारी हो गई है। अब हम एक वंश के बारे से स्टार्ट करते हैं, और वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार।
बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश, और इसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार ये 544 ईसा पूर्व के लगभग सिंहासनारूढ़ हो रहा है, ठीक है। ये अब इसकी जो मेन थिंकिंग थी, आपको हम कल भी बताए थे कि साम्राज्यवाद, भारत में साम्राज्यवाद स्थापित करना, उसका प्रचलन शुरू करना इन्हीं महोदय के द्वारा किया गया था, और ये 3 नियमों से करते थे। पहला नियम क्या था? किसी भी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जिसके साथ इनका हित हो, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंधों द्वारा, वैवाहिक संबंधों द्वारा वैवाहिक संबंधों द्वारा, ठीक है। दूसरा था विजय द्वारा, विजय द्वारा। ये महोदय अपने पड़ोसी राज्यों पे जिनको कमजोर पाते थे उस पर अटैक करते थे, उसको जीत लेते थे, अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ऐसी स्थिति इन्होंने अंग के साथ की। अब आइए दिखाते हैं वैवाहिक संबंधों में क्या। इनका वैवाहिक संबंध, ये 3 जगहों पे शादी किए। पहला लिच्छवी की कन्या, लिच्छवी कन्या चेलना के साथ इनका विवाह हुआ था। चेलना या कहीं कहीं छेलना मिलता है, छेलना। और ये जो थी चेलना या छेलना, ये लिच्छवीगढ़ के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी पुत्री थी। इन्होंने भी जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा कि महावीर स्वामी भी संबंधी थे चेटक के, ठीक है। उसी तरह से अगर इस तरह देखा जाए तो बिंबिसार भी महावीर स्वामी के संबंधियों में आ जाएंगे। दूसरी शादी जो इनकी थी वो मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ था, क्षेमा के साथ। और तीसरा था महाकोसला, महाकोसला। ये कोसल जनपद, कोसल जनपद की राजकुमारी महाकोसला, जो कि महाकोसल की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ ये भाई साहब शादी करते हैं और दहेज में काशी प्रांत को प्राप्त करते हैं। काशी को ये दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं। दहेज में, दहेज में ये काशी को प्राप्त करते हैं। ये वैवाहिक संबंधों से भी अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं और विजय के माध्यम से तो कर ही रहे हैं। और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता, पितृहंता। इसके पीछे क्या कारण है? पितृहंता वंश, पितृहंता वंश कहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इनके, इस वंश के जितने भी चर्चित शासक हैं वो अपने पिता की हत्या करके ही साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, राजा बन रहे हैं। जैसे बिंबिसार भाई साहब थे, इनके पुत्र है अजातशत्रु, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इनकी हत्या करके वो राजा बनते हैं। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा गया है, श्रेणिक, श्रेणिक। इस आधार पे कुछ विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि यह व्यापारिक कार्यों से भी जुड़े थे। श्रेणी जो होती थी, उनके जो प्रमुख हुआ करते थे उसको श्रेष्ठी या श्रेणी भी कहा जाता है। ये भाई साहब जैन ग्रंथों में इनको, जैन इनको श्रेणिक कहते हैं, जैन इन्हें श्रेणिक कहते हैं। कहीं कहीं इनका नाम श्रोणीय भी मिलता है, श्रोणीय, श्रोणीय मिलता है, श्रोणीय इनका नाम मिल जाता है, ठीक है। और इनका जब विस्तार अंग पर भी हो गया और काशी पर भी हो गया, तो एक महाजनपद को पढ़ाते समय हमने चर्चा किया था चंड प्रद्योत के बारे में। चंड प्रद्योत अवंती नरेश था और उसको जैंडिस हो गया था, पीलिया रोग।
पीलिया रोग, चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? पीलिया या जॉन्डिस या कहीं कहीं पांडु मिलता है, पांडु रोग, ठीक है, ये हो गया था। और जो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, वो अपने समय का सबसे अच्छा राजवैद्य माना जाता था, चिकित्सक माना जाता था, और तक्षशिला से पढ़ा हुआ कहा जाता है कि वो एक गणिका का पुत्र। उनको भेजा जाता है चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, जीवक को, और वो जाते हैं, इलाज करते हैं। इस पांडु शब्द से आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएं, रोचक लगेगा आपको और जानकारी में वृद्धि भी होगी। आप लोग महाभारत के बारे में जरूर सुने होंगे, और उसमें पांडव का नाम सुनते होंगे, पांडव और कौरव। आपको अच्छा लगेगा ये जानकारी, थोड़ा सा विषय से हटके है लेकिन अच्छा लगेगा। ये पांडुपुत्र थे इसलिए पांडव हुए, ये कुरुपुत्र थे इसलिए कौरव हुए। अब इनका जो पांडु नाम क्यों पड़ा था? कहा जाता है जब ये पैदा हुए थे तो एकदम पीलिया रोग से ग्रसित थे और मरने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह से चिकित्सकों के द्वारा इनको बचा लिया जाता है। इन्हीं के पुत्र पांचों थे, वो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो पांचों मिला के पांडव हो जाते थे। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि वो पांच मिलकर के वो पांच थे इसलिए उनको पांडव कहा जाता है। नहीं, वो पांडु के पुत्र थे इसलिए उनको पांडव कहा जाता है। वैसे ही 100 थे इसलिए कौरव नहीं कहा जाता था, कुरु के पुत्र थे इसलिए कौरव कहा जाता है। आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ये इनको पांडु रोग था और जीवक के द्वारा इनका इलाज किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु जिन लोगों ने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा होगा उनको इनका नाम तो पक्का याद होगा। ये करते क्या है भाई साहब कि 492 ईस्वी में अपने पिता 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करते और फिर राजगद्दी हासिल करते। इनके शासन काल में जिस तरह से बिंबिसार ने अंग और काशी को प्राप्त किया, उसी तरह से ये लिच्छवियों से उलझ जाते हैं। लिच्छवी, इनसे इनका युद्ध होता है और कौशल से भी इनका युद्ध होता है। अब कौशल से क्यों होता है? कौशल तो इनका ननिहाल था। जब ये अपने पिता की हत्या कर देते हैं तो प्रसेनजीत इनसे नाराज हो जाते और वो काशी जो प्रांत था, काशी जो नगर था, उसको वापस ले लेते हैं, हस्तगत कर लेते हैं। इसी मुद्दे पर इन लोगों का विवाद छिड़ जाता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। फिर कालांतर में होता क्या है कि प्रसेनजीत और इनके बीच में फिर संधि हो जाती है। प्रसेनजीत मान जाता है और फिर इनको काशी वापस कर देता है और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह इनसे कर देता है। वाजिरा से अजात शत्रु की विवाह, अजात शत्रु से विवाह हो रहा है, से विवाह, और वाजिरा प्रसेनजीत की पुत्री थी। ठीक, वाजिरा ये है प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री। अगर आप लोग इसको लिखते रहेंगे तो ज्यादा आपको लाभदायक होगा। आप इसको लिख भी लिया करें। अभी तो लेक्चर जब चल रहा है, जो लोग देख रहे हो या जब भी देखेंगे तो पहली बार इसको तो देखें आप ढंग से, बाद में फिर चाहे तो इसको लिख लें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पे रखने की कोशिश की जाएगी और उसको कॉन्सेप्चुअल आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, ये हो गया काशी की समस्या, काशी की समस्या समाधान। काशी इनको वापस मिल गया। अब इन्हें लिच्छवी चाहिए, लिच्छवी, इन भाई साहब को लिच्छवी चाहिए। लिच्छवियों पर ये अटैक करते हैं और नहीं जीत पाते। एक बार दो बार ये अटैक करते हैं
लेकिन ये जीत नहीं पाते। उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने मंत्री को, वत्सकार जिसका नाम था, उसको भेजते हैं महात्मा बुद्ध के पास, जाएं और आप पूछें। तो महात्मा बुद्ध सिर्फ इतना ही बताते हैं कि जब यूनिटी रहती है किसी के अंदर तो उसको पराजित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो सांकेतिक भाषा में इनको एक तरह से का हल दे देते हैं कि कैसे लिच्छवियों को पराजित किया। अजात शत्रु का जो मंत्री वत्सकार था वो गढ़ संघ, क्योंकि वज्ज में 8 लोग थे, 8 गढ़ों का ये संघ था, इनमें फूट डाल देता है और उसके बाद फिर लिच्छवी को जीत लिया जाता है। इस तरह से लिच्छवी गढ़ भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और मगध के साम्राज्यवाद का शिकार हो जाता है। ठीक, प्रसेन और अजातशत्रु के ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में भगवान महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा है। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध। और उस समय यही बंधुवर शासक थे, राजा थे। तो क्योंकि यह बुद्ध के प्रशंसकों में थे, बुद्ध के अनुयायी थे, इन्होंने क्या किया, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इन लोगों ने बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें जरूर याद होगा कि अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में आपको डिटेल जानकारी जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे उस समय देंगे। बस इतना ही जाने कि इनके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत ही हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि जिस तरह से ये बंधु अपने पिता की हत्या किए थे अजातशत्रु महोदय, वैसे ही इनका पुत्र उदाइन इन लोगों का ये सबसे बड़ा मोटिव ये रहता किसी तरह से हम वंश को, राज सत्ता को हासिल कर लें। ये भाई साहब भी अपने पिता की हत्या करते हैं अजातशत्रु की, और फिर राजगद्दी हासिल करते हैं। अजातशत्रु की हत्या करते हैं ये, अजातशत्रु की 460 ईस्वी पूर्व में हत्या कर देते और फिर राजगद्दी हासिल कर। मतलब ये भी पितृहंता हुए। और इनके कुछ कार्य हैं जो याद रखने योग्य हैं। पहला तो यह है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना इन्होंने ही की। कहीं कहीं कुसुमपुर भी लिखा जाता है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये कर रहे हैं, कुसुमपुर। ठीक, और ये सोन एवं गंगा के सोन और गंगा के संगम पर है। जैसे हम लोग देखे कि राजगीर था, राजगृह था, जिसकी स्थापना बिंबिसार किया था, पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, वो था। और जब ये सोन इस पर स्थापित करते और यहीं पे अपनी राजधानी भी लेकर के आए, ये राजधानी भी यहीं हस्तांतरित। राजगृह या मगध की विशेषता ये भी थी, वहां पे आप जब झारखंड के साइड में देखेंगे, वर्तमान झारखंड जो है, वहां पे लोहे की खानें मिलती थी, वहां पे जंगली हाथी मिल जाते थे जो सेना के काम में आते थे।
लोहे थी तो कृषि के लिए इनको औजार मिलते थे, युद्ध के लिए हथियार मिल जाते थे उसको बनाने के लिए। और राजगिरी जो इनका नगर था, राजधानी, वो चारों से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक तरह से अभेद्य किला हो जाता था। बाद में इसी तरह से ये पाटलिपुत्र नगर का स्थापना करते हैं और ये जल किला के रूप में रहता है, चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है और वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये लोग सोच समझ करके अपने किलों की भी स्थापना करते थे, अपने राजधानियों की स्थापना करते थे। ये जल किला के रूप में हो जाता। अब कहा जाता है जिस तरह से ये भाई साहब लोग अपने अपने पिता को मारे थे, इस वंश का, हर्यक वंश का जो आखिरी शासक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक या दर्शक। पुराणों में इनका नाम दर्शक मिलता है, दर्शक। और कहा जाता है कि शिशुनाग नाम के एक व्यक्ति ने, शिशुनाग नामक अमात्य ने इनकी हत्या कर दी। अमात्य हत्या कर देता है और वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, एक नए राजवंश की स्थापना हो रही है। अभी तक हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग इनकी हत्या 412 में कर रहा है और राजा बन रहा है। इसके समय की भी कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ते हैं। पहला किए कि ये अपनी राजधानी को हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र से वैशाली ले जा रहा है। राजधानी हस्तांतरित करके वैशाली ले जा रहा है, वैशाली में ले जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसने राजधानी को हस्तांतरित करके वैशाली किया। और इस राजधानी हस्तांतरण के पीछे का उद्देश्य केवल लिच्छवियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित। जैसे आप जब मध्यकाल में आएंगे तुगलक के बारे में देखेंगे, दौलताबाद राजधानी बनाया था, उसी तरह से ये काम भी करता है, शिशुनाग भी करता है। शिशुनाग ने एक काम और किया था। अब वो क्या था? ये अवंती को जीत लेता है, अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लेता है। अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेता है, मगध साम्राज्य में शामिल कर लेता है। ठीक, इनके समय का यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। और शिशुनाग वंशियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये भी भगवान बुद्ध के काफी अच्छे प्रशंसकों में थे, काफी अच्छे प्रशंसकों में थे भगवान बुद्ध के। और हमने देखा कि यहां पर वैशाली राजधानी हस्तांतरित की गई है। अब इनके बाद जो दूसरे भाई साहब आते हैं वो इस राजधानी को बदल करके फिर पाटलिपुत्र करते हैं और उनका नाम है काकवर्ण। क्या आप लोग उनको जब बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते होंगे तो उनका नाम आता होगा कालाशोक। कालाशोक यहाँ पे तो ठीक। हाँ, तो ये बंधु फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, राजधानी को पाटलिपुत्र ये ले आते हैं, पाटलिपुत्र फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले। हम लोगों ने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति जिस तरह से अजातशत्रु के शासन काल में हुआ है, ये बंधुवर भी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवा रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, और ये वैशाली में करवाते हैं बौद्ध संगीति। और अजातशत्रु के द्वारा करवाए गए प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्षों बाद
वर्ष बाद, 100 वर्षों के अंतराल पर आते हैं। ये द्वितीय बौद्ध संगीत, ये काला अशोक के शासनकाल में होता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा। अब इनकी घटना देखिए, न जाने ऐसा क्या है कि हर कोई एक दूसरे से मारा ही जा रहा है। ये शिशुनाग वंश रहा, और इसके बाद एक महानंदिन नामक व्यक्ति है जो इनकी हत्या कर रहा है, और वो नंद वंश की स्थापना कर रहा है। महानंदिन, महानंदिन ने इनकी हत्या कर महानंदिन ने इनकी हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना, कमाल के साम्राज्यवादी थे, एक दूसरे को मार के ही आ रहे हैं। कोई अपने बाप को मार दे रहा है और कोई अपने पीछे वाले राजा को मार दे रहा है। अब ये नंद वंश की स्थापना कर रहे हैं, महानंदिन। हाँ, इनके समय में इस वंश का जो शासक होता है महापद्मनंद माना जाता है। महापद्मनंद, ये माना जाता है कि उस समय तक मगध में जितने भी वंश स्थापित होते हैं उन सबों में सर्वाधिक पराक्रमी महापद्मनंद ही था। यह समंदर के किनारे कलिंग तक को जीतता है, और इसके साक्ष्य जब आप चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, चेदी वंश के बारे में हार्वेल ने वहां पर एक अभिलेख लिखवाया हुआ है जो ये बताता है कि एक नंद वंश का शासक था जो कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन जैन प्रतिमा उठा ले जाता है और वहां एक नहर की खुदाई भी करवाता है। यह अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो उस समय मगध पर शासन करने वाले किसी भी सम्राट की अपेक्षा ये सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट होता है। अब अगर इनके और भी कारणों को देखें तो आपने पढ़ा था कि कालाशोक के शिशुनाग के शासनकाल में अवंती को, बिंबिसार के शासनकाल में अंग को, अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली और काशी को इस साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया गया था। अब बचता क्या है, महापद्मनंद के बाद जब आप देखेंगे तो धननंद का नाम आएगा। धननंद का नाम आएगा। इसका कहीं कहीं नाम घनानंद आता है। घनानंद इसलिए इसका नाम है, जैसे आप लोग रामायण पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि मेघनाद नाम का एक शख्स था, उसमें रावण का पुत्र जो बड़ा शक्तिशाली था। कहा जाता है कि वो जब पैदा हुआ था उसके रोने से ऐसा लगता था जैसे बादल गरज रहे हैं। वैसे कुछ लोग इनके बारे में अफवाह उड़ाते हैं और कुछ लोग इनका नाम धननंद कहते हैं कि धन लोलुप था, बहुत ज्यादा कर लगा करके अपनी जनता से धन वसूला करता था। इस आधार पर ये धनानंद थे। महापद्मनंद के बारे में एक चीज और आपको बताएं। महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे व्याकरणाचार्य, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, पाणिनि। अगर ये पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं कि पाणिनि किस वंश के शासक के मित्र थे या किस वंश के शासनकाल में पाणिनि हुए थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, जो आज भी संस्कृत साहित्य या संस्कृत भाषा का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए हैं नंद वंश तक। नंद वंश के पास आ जाते हैं, घननंद। ठीक, इन्हीं वंश को, मतलब घननंद को ही मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और इसके पीछे की भी कुछ कहानियां हैं। अगर वो ऐतिहासिक होंगी तो माना जाता है कि एक बार आचार्य चाणक्य को किसी कारणवश ये बुलाए थे अपने दरबार में, और उन पर उनकी कुरूपता पे, कुछ लोग कहते हैं उनके रंग पे या समथिंग जो भी हो, उन पर बहुत ही दैहिक और मानसिक अत्याचार करते हैं धनानंद महोदय। उसी समय आचार्य चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। एक चुटाई होती थी, ऐसे बांधते थे आचार्य लोग। आप लोग अगर पुराने पौराणिक धारावाहिकों में देखे हो तो उसको ये खोल देते हैं। जैसे महाभारत तो आप लोगों ने देखा होगा, द्रौपदी अपने अपमान के लिए बताती है कि मैं अपने केस को तभी बांधूंगी जब दुशासन के हृदय का रक्त पीऊंगी।
उसी तरह का कुछ शपथ इनके द्वारा लिया जाता, आचार्य चाणक्य के द्वारा। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला पूरी दुनिया का, भारत की छोड़िए पूरी दुनिया का माना जाता है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। और ये शस्त्र, शास्त्र और चिकित्सा, इन तीनों के लिए सबसे बेहतर विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला। तक्षशिला को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, गांधार में था। तक्षशिला गांधार में था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब मौर्य वंश की स्थापना के बारे में कैसे कैसे हमको जानकारी मिलती है, इसके स्रोत क्या है, क्योंकि अब एनसीईआरटी अपने चैप्टर्स में आती है और वो मौर्य वंश के बारे में ही बताती है। हर्षनंद की हत्या चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षनंद की हत्या चंद्रगुप्त के द्वारा की जा रही है, चंद्रगुप्त के द्वारा की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त 2 हुए हैं, एक गुप्त में भी हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 नहीं 3 हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम भी था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय था। द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, और चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त काल का था, इसी चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलिए वापस आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको प्रशिक्षित करने में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी, या यूं कहे कि मुख्य भूमिका नंदवंश को समाप्त करने में चाणक्य का ही था। इनका नाम था कौटिल्य और इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले ही सेशन में। आपको मौर्य वंश बताने के पहले थोड़ी सी जानकारी नंदवंश के बारे में ये दे दे। नंदवंश के शासक घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जो विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि औपनिवेशिक विद्वान थे, ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने जो किताब लिखी हुई है 1904 में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो 3/4 तो सिकंदर के युद्ध के बारे में लिखे हुए हैं। और उनकी अतिशयोक्ति या अहंकार की पराकाष्ठा देखिए, वो कहते हैं कि सिकंदर समंदर के किनारे तक चला गया है, जो कि सिकंदर ब्यास नदी क्रॉस नहीं कर पाया था। सिकंदर के बारे में थोड़ी जानकारी दें, अगर आप देखें भारत के मैप को ऐसे, तो जो सिंधु नदी निकलती है, ये मान लीजिए इंडस है, ठीक, इसके बाद झेलम, ठीक, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ऐसे ही है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि झेलम और सिंधु नदी के बीच में किसका साम्राज्य था, जिसको सिकंदर ने पराजित किया था। ये जान ले, आम्बी था, आम्बी, ठीक, आम्बी। इसी तरह से एक झेलम का युद्ध आप सुने होंगे, जो पोरस से लड़ा गया था, वितस्ता का युद्ध। और झेलम और चिनाब के बीच में पोरस का साम्राज्य था, पोरस का साम्राज्य था। और वो कहां था? झेलम और चिनाब के बीच में। ये प्रश्न हमको लग रहा है कि 1-2 बार तो आया ही है प्रतियोगी परीक्षाओं में। वितस्ता की युद्ध, इसमें पोरस पराजित होता है, आम्बी तो लड़ता ही नहीं, आत्मसमर्पण कर देता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी सिकंदर के बारे में रही, वापस जाता है, फिर बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी से। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। और साम्राज्य को बताने से पहले आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जब किसी भी इतिहास के किसी भी अंश के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां से हमको ये जानकारी प्राप्त हो रही है, अर्थात इतिहास के स्रोत कौन से हैं। इतिहास के स्रोत इतिहास के स्रोत आपको ये चीज मैं बता दे रहा हूं, और आप उसके बाद कभी भी इतिहास के किसी भी राजवंश के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, आप आसानी से उसका विवरण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इतिहास को क्या किसी के बारे में, किसी राजवंश के बारे में, किसी साम्राज्य के बारे में जानकारी आप मुख्यतः 3 स्रोतों से ले सकते हैं। अब पूछेंगे कौन सा, बता रहे हैं। पहला हो गया साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत।
ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो तरह के स्रोत आते हैं। अब पूछेंगे कौन? पहला हो जाएगा धार्मिक, धार्मिक साहित्य, ऐसे साहित्य जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जो धर्म प्रधान होते हैं। में बहुत सारी जानकारियां होती तो हैं, लेकिन धार्मिक बातें प्रधानतः होती और सारी चीजें गौण होती। ठीक है, पहला हो जाएगा धार्मिक और दूसरा हो जाएगा लौकिक या इस लोक से संबंधित लौकिक साहित्य। ठीक, अब अगर धार्मिक साहित्य में देखा जाए तो इसके भी कम से कम दो तीन तो हो ही जाएंगे। पहला हो जाएगा जो ब्राह्मण साहित्य का ले, ब्राह्मण साहित्य, साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, और फिर जैन साहित्य। मुख्यतः इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द साहित्यिक चर्चा प्राचीन इतिहास में होती है। ठीक, ये हम स्रोत बता रहे हैं इसलिए कि जब अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे किन किन स्रोतों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य साम्राज्य सत्य है या कपोल कल्पना। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत में, यहां से पढ़ा दूसरा, ये होगा पुरातात्विक, पुरातात्विक अर्थात आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक स्रोत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा अभिलेख, अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को जिस जिस विधा के माध्यम से, जिस तरीके से हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अभिलेख शास्त्र, अभिलेख, अभिलेख शास्त्र, या फिर अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपीग्राफी, एपीग्राफी। क्लियर? पुरातत्व के बारे में। अब ये देखें कि अभिलेख किसको कहते हैं, भी दिमाग में आ रहा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अभिलेख केवल पत्थरों पर ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभिलेख किसी भी ठोस पर, चाहे वो मिट्टी का ही बना क्यों ना हो, चाहे पत्थर का बना हो, चाहे धातु का बना हो, जहां भी कुरेद के बनाया गया वो अभिलेख है। किसी भी ठोस धरातल पर खुरच करके लिखा गया अभिलेख हो जाता। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या हो सकता है। तो दूसरा हो सकता है मुद्रा, मुद्रा के अध्ययन के द्वारा, और इसको जिसके हिसाब से हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। जिस विधा से हम लोग इसको पढ़ते हैं उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र, या अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये होता है मुद्रा शास्त्र। हम इसके अंतर्गत ये अध्ययन करते हैं कि मुद्रा की धातु क्या थी, इसका मूल्य क्या था, इस पर जो कुछ भी लिखा गया है या बनाया गया है वो किस राज्य से संबंधित हो सकता है, किस शासक से संबंधित हो सकता है, हो गया। अब आइए तीसरे को अध्ययन करते हैं। तीसरा हो जाएगा स्थापत्य, स्थापत्य या वास्तुकला, वास्तुकला, मंदिर बनाना, भवन बनाना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्किटेक्चर। ठीक, फिर हम लोग डी पे आए कि अब क्या बचा, अभी बच गया है, अब मूर्तियां बची हुई हैं, इनका भी तो अध्ययन करेंगे। और ये हो गया पुरातात्विक स्रोत में ये चार चीजें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी एक चीज बचा हुआ है और वो है नंबर 3, विदेशी यात्रियों के विवरण, अर्थात ऐसा साक्ष्य जो विदेशी यात्रियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, विदेशी यात्रियों के साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के साक्ष्य। अब ये साक्ष्य ज्यादातर साहित्य के रूप में है,
एक दो आपको अभिलेख में भी मिल जाएंगे, लेकिन मौर्य के लिए अभिलेख नहीं, साहित्यिक साक्ष्य ही मिलता है। जैसे जब सिकंदर का आक्रमण था तो नियारका, सानेस्क्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सारे लोग थे। मौर्य शासनकाल के बारे में जानकारी मुख्य रूप में मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। ठीक है, इन सारे चीजों का हम लोग समावेश करके देखेंगे और इन्हीं के माध्यम से पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए किस किस विधा का प्रयोग किया गया है और उसमें प्रयोग किए जाने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं और उनका हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद हम अगले क्लास में आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें, इससे हम लोग का उत्साहवर्धन होता है, हमारी टीम को खुशी होती है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।